गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जी.एस. रावत। आज हम BHU 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। जो BHU 2019 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो था, ठोस की सतहों पर विलयनों से रासायनिक स्पीशीज का अधिशोषण बहुधा अनुपालन करता है। फर्स्ट ऑप्शन लैंगमुर समीकरण का, सेकंड ऑप्शन फ्रेंडलिक समीकरण का, थर्ड ऑप्शन गिब्स समीकरण का और फोर्थ ऑप्शन ओस्टवाल्ड समीकरण का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? फ्रेंडलिक समीकरण का इस करेक्ट आंसर है। क्या है? फ्रेंडलिक समीकरण का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, तुरंत अवक्षिप्त फेरिक हाइड्रोक्साइड में कुछ बूंदें तनु HCl की मिलाने पर लाल रंग का कोलोइड विलयन प्राप्त होता है, जिसका क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है विलयित होना, डिसोल्यूशन। सेकंड ऑप्शन है डायलाइसिस, अपोहन। थर्ड ऑप्शन है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। और फोर्थ ऑप्शन है स्कंदन या कोएगुलेशन। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता है? पेप्टीकरण इज करेक्ट आंसर है। इसका थर्ड आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न युग्मों में किसमें सुमेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट ऑप्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ब्रोंस्टेड, सक्रियण ऊर्जा ब्रोस्टेड, अभिगमन संख्या हेटॉर्प और द्विध्रुव आघूर्ण आरिनियस या डाइपोल मोमेंट आरिनियस। फोर्थ ऑप्शन है वितरण का नियम टिंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अभिगमन संख्या हेटॉर्प ने दी थी। बाकी की सभी ऑप्शन इज गलत हैं, रॉन्ग हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब किसी अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी हो जाती है तो अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, दैट द रेट ऑफ रिएक्शन becomes फोर टाइम्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है सेकंड ऑर्डर। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या था? 0, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन सेकंड और फोर्थ ऑप्शन थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? थर्ड वाला इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा है? थर्ड इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 0.04 मोलर जलीय Na2SO4 विलयन 0.01 मोल जलीय ग्लूकोज विलयन के साथ आइसोटोनिक है, तो Na2SO4 की वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। इसका जो करेक्ट आंसर है 75, फर्स्ट ऑप्शन 25%, सेकंड ऑप्शन 50% और थर्ड ऑप्शन 75% और फोर्थ ऑप्शन 85%। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 75% है। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑस्मेटिक प्रेशर निकालना पड़ेगा इन दोनों का। जैसे 0.004 मोलर जली Na2SO4 है और 0.01 मोल क्या है? ग्लूकोज विलयन के साथ आइसोटोनिक है। तो अपन कह सकते हैं कि पाई इजकल टू क्या होता है? I/CRT। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? पाई 1 बराबर पाई 2 करूँगा। क्या होगा? पाई ऑफ Na2SO4 बराबर पाई ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब मैं करूँगा इसको तो क्या होगा? तो पहले मैं क्या करूँगा? Na2SO4 के लिए रखूँगा 0.004 इंटू आई। इसको कितने भागों में तोड़ सकते हैं अपन? 3 भागों में, तो 3 कर दिए यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा? CRT, RT वैल्यू रखो R/T बराबर क्या होगा? इधर ग्लूकोज के लिए क्या होगा? 0.0 कितना दिया ग्लूकोज? 0.1 इंटू ग्लूकोज के लिए याद रखना आई का मान हमेशा 1 होता है और ये RT होगा। RT से RT क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इससे कितना आएगा? 3 चौक 12। ठीक है, क्या होगा? 3 चौक 12 हो जाएगा। तो इसको हम जब करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो क्या आंसर आएगा इसका? हाँ, अब इसके करने के बाद में अब क्या होगा? जो Na2SO4 को हम तोड़ते हैं, तो जैसे Na2SO4 बराबर क्या होगा? 2Na प्लस SO4, 2 नेगेटिव। ठीक है, ये प्लस है, ध्यान रखना। अब मैं क्या करूँगा? इनिशियल कंडीशन में मतलब प्रारंभिक अवस्था में इसकी मात्रा 1 थी, इनकी मात्रा कितनी थी? 0 थी। ठीक
ठीक है, फाइनल कंडीशन मतलब एट द टी टाइम पर। तो 1 माइनस अल्फ़ा, इसकी अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगी इसकी, और इसकी अल्फ़ा होगी। ठीक है, ये हुई वियोजन की मात्रा, डिसोसिएशन। ठीक है, कितनी होगी? 1 माइनस अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा। अब इनको हम टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद क्या आएगा? 1 प्लस 2 अल्फ़ा आएगा। कितना आएगा? 1 प्लस 2 अल्फ़ा आएगा। और अल्फ़ा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा बराबर होता है तुम्हारा आई माइनस के 1 डिवाइड बाई 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 10/4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर हो जाएगा 6/8 इंटू 100। परसेंटेज में निकालना है तो कितना आ जाएगा? 75% करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, Cu प्लस विलयन में असंतुलित है तथा साथ साथ ऑक्सीकरण में अपचयन से गुजरता है। 2Cu प्लस एक्वस इक्वल टू Cu2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यदि E0 Cu2 प्लस Cu बराबर 0.34 वोल्टेज एवं E0 Cu2 प्लस Cu प्लस बराबर 0.15 वोल्ट है तो उसके लिए E0 की वैल्यू याद करो। ध्यान रखना, इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे क्योंकि थोड़ी क्या कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी और इस पर हो नहीं पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 0.38 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीटा उत्सर्जन के द्वारा अपक्षय का 1 ग्राम 200 वर्ष में 0.125 ग्राम अपक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात करो। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। हम क्या करते हैं? एन बराबर N0 1/2 की पावर T हाफ। टी बटे क्या होगा? T हाफ होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब n की वैल्यू कितनी दी है भाई? n की वैल्यू क्या कह रहा है? 200 वर्ष में 0.125 ग्राम है, तो मतलब प्रारंभ में कितनी होगी? 1 होगी, है ना। और 200 वर्ष बाद कितनी बच रही है? 0.125 बच रही है। तो मैं क्या करूँगा? 0.125 प्रारंभ कितनी थी? 1 थी। 10 बटाऊँगा 2 3 जीरो आ गई इसकी। बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू टी डिवाइड बाई 200। ठीक है, तो इससे काटूँगा 25 में 25, 25 पंजा 125 और 25 चौके 100, 5 अट्ठे 40, 1/40, 1/, कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 1/8 बराबर क्या होगा? 1/2 की पावर कितना होगा? स्मॉल टी बटे कितना होगा? स्मॉल टी बटे 200। ठीक है, स्मॉल टी बटे कितना होगा? 200 होगा। अब क्या करेंगे हम इसमें? अब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 स्मॉल टी बाई 200। 1/2 से 1/2 कट गया। अब करना क्या है? आ गया बस। सब जो पावर है उसको पावर को बराबर कर दो। मतलब कितनी पावर थी इस पर? 3/1 बराबर कितना होगा? इधर की पावर कितनी थी? टी डिवाइड बाई कितने? 2 हो टी डिवाइड बाई कितना होगा? नहीं, टोटल टाइम टी हाफ तो निकालना है अपने को। क्या निकालना है? टी हाफ तो निकालना है अपने को, है ना। तो टी हाफ निकालना है तो ऊपर कितना आएगा? 200 ईयर डिवाइड बाय टी हाफ। ठीक है, तो टी हाफ इधर जाएगा और इधर ये इधर आएगा, तो 3 का हम भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर? 66.6 वर्ष। करेक्ट, थर्ड आंसर इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था AgCl2 एवं NaCl का स्कंदन मान 0.093 एवं 52 है। इन क्लोराइडों के स्कंदन शक्ति का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन था 0.093 अनुपात 1। सेकंड ऑप्शन था 1.788/1 और 52/1 और 559/1। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज फोर्थ होगा। ठीक है, कैसे करते हैं? जो स्कंदन मान होता है वो स्कंदन शक्ति के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्कंदन मान क्या होता है? स्कंदन शक्ति के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं क्या करूँगा? स्कंदन शक्ति को माना मैंने P मान लिया।
समानुपाती क्या होगा 1/, स्कंदन शक्ति, स्कंदन शक्ति और स्कंदन मान। बस इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर क्या आता है, डी दिल्ली आंसर आएगा। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। मैग्नीशियम को अपक्षेपित करने के लिए कौन सा समूह रिएजेंट प्रयुक्त किया जाता है। विच इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर प्रिसिपिटेटिंग ऑफ मैग्नीशियम आयन। फर्स्ट ऑप्शन डाइल्यूट HCl प्लस H2S, सेकेंड ऑप्शन NH4Cl प्लस NH4OH, थर्ड ऑप्शन NH4Cl NH4OH NH4 का होल ट्वाइस HPO4, फोर्थ ऑप्शन NH4Cl NH4OH और NH4 का होल ट्वाइस CO3। इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता है, सेकंड ए में आता है। तो सेकंड ए में ग्रुप में कौन से रिएजेंट होते हैं, अमोनियम क्लोराइड के साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, साथ साथ में अमोनियम फॉस्फेट को भी मिलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और सेकंड ग्रुप के तत्व काय के रूप में अपक्षेपित हो जाती हैं, क्लोराइड के फॉर्म में अपक्षेपित होती हैं, मतलब प्रेसिपिटेटेड होती हैं, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इनर ट्रांजिशन तत्वों का परमाणु क्रमांक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एटॉमिक नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ऑप्शन 29, सेकंड ऑप्शन 59, थर्ड ऑप्शन 95, फोर्थ ऑप्शन 102। इसका जो करेक्ट आंसर है 29 होगा। क्या होगा 29, क्योंकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का ही एक अकेला एग्जाम्पल नहीं होता है, क्योंकि ये किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है, निम्न युग्मों में से किसमें समान संरचना अर्थात समान आकार का संकरण मिलता है। तो हम देखेंगे। अब जैसे मान के चलो फर्स्ट ऑप्शन NF3 और BF3, थर्ड सेकंड ऑप्शन है BCl3 BrCl3, थर्ड ऑप्शन है BF4 नेगेटिव NH4 प्लस और फोर्थ ऑप्शन है NH3 प्लस NH3 और NO3। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल H बराबर 1/2, क्या बोलते हैं, कैपिटल H बराबर, अब बीच में क्या रखेंगे, सेंट्रल मेटल, ध्यान रखना, V क्या होगा, V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है। अब V क्या होगा, जो सेंटर केंद्रीय धातु है उसका कौन सी बैलेंसी में है। तो मैं जैसे रखूँगा 1/2 और V की वैल्यू कितनी होगी 3, प्लस कितने जुड़े हैं फ्लोरीन से 4, माइनस क्या करूँगा, एक नेगेटिव है तो -1। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 3 7 और 1 कितने हो गए, 8 हो गए। 8/2, 2 चौक 8, 4 आ गया। 4 पे हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। ठीक है। और सेकंड वाले में देखते हैं ज़रा, सेकंड वाला कौन सा दिया, NH4 प्लस दिया है, तो क्या होगा, H बराबर 1/2। ठीक है। N कौन से कोष में, बायतम में, प्लस 4 माइनस 1 प्लस दिया है, प्लस 1, 4 में से 1 गए, 3 बचे, 5 और 3 8 हो गई, बराबर कितना हो गया, 1/2 इंटू 8 बराबर 4 आ गया। 4 आ गया, इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ठीक है, आंसर इज थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या था। एल्यूमिना में एल्यूमिनियम का निष्कर्षण निम्न के पिघले मिश्रण से किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन Al2O3 CaF2 NaLF6, सेकंड ऑप्शन Al2O3 Na3AlF6 CaF2, थर्ड ऑप्शन Al2O3 KF Na3AlF6, फोर्थ ऑप्शन है Al2O3 HF NaAlF6 AlF4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला इज करेक्ट आंसर होगा, Al2O3 Na3AlF6 और CaF2। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल के लिए वैध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, सभी ऑक्सी अम्लों में फास्फोरस चतुष्फल की उपसेस मतलब कोऑर्डिनेशन दर्शाता है। ये करेक्ट बात है। सभी ऑक्सी अम्लों में कम से कम PO इकाई तथा POH समूह पाया जाता है, यही बात सही है, ध्यान रखना। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन, त्रिक्षारीय सुपर फॉस्फेट बनाने में ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये भी करेक्ट आंसर है। अब क्या कह रहा है, फोर्थ इज हाइपोफॉस्फोरस अम्ल HPO3 1 नेगेटिव होता है। HPO3 क्या होगा, HPO3 1 नेगेटिव, तो ये क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल होती है। और याद रखना जब मोनोप्रोटिक होती है, नॉट इन डाइप्रोटिक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
समान आबंद कोटि रखने वाली जातियों का युग्म क्या है। ध्यान रखना, मैं इसके लिए तुमको क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्ट। क्या होगा, मैंने कहा 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 14 के बाद ऐसे लिख लो संख्या 15, 16, 17, क्या होगा 14, 15, 16, ठीक है, 17 और 18, ऐसे इधर लिख लो 13, 12, 11 और 10, ठीक है। इस 14 इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो उसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। अब इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, दोनों साइड जाने पर इसको हम क्या करेंगे 0.5 घटाना है। तो 15 इलेक्ट्रॉन पर निकलेगा 2.5, 16 पर निकलेगा 2, 17 पर निकलेगा 1.5, 18 पर निकलेगा 1। इसी प्रकार से इधर चलो 2.5, इधर कितना 2, 12 पर, 11 पर कितना निकलेगा 1.5 और 10 पर कितना निकलेगा 1, ठीक है। अब हम देखें ज़रा N2 और O2। N2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, मतलब N2 में कितने होते हैं 14, 14 का कितना निकलेगा 3, जबकि O2 में निकलेगा क्या 3 नहीं, क्योंकि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ऑप्शन देखो NO और CO। NO में कितने होंगे, नाइट्रोजन में कितने 7, ऑक्सीजन में कितने 8, 8 7 15 है, और इधर CO में कितने हैं 6, और ऑक्सीजन में 8 से 14, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखो O2 डाई नेगेटिव 18, कितने हो गए 8 दूनी 16, 2 18, 18 का कितना निकलता है 1। इसी प्रकार से B2 का कितना 5 दूनी 10, 1। आंसर इज थर्ड इज करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी एक सबसे छोटी ऋणायन है, मतलब इनमें से कौन एक सबसे छोटा ऋणायन है। याद रखना, कभी भी यदि किसी भी परमाणु पर ऋणात्मक आवेश है तो कभी भी जितना ज़्यादा ऋणावेश होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होगा, जितना कम ऋणावेश होगा उसका आकार उतना ही कम होगा, और जितना धनावेश ज़्यादा होता है उतना ही वो छोटा होता है, और जितना क्या बोलते हैं धनावेश कम होगा उतना ही बड़ा होता है। ध्यान रखना, उल्टा कंसेप्ट है, याद रखना इस चीज़ को। तो इसमें पूछा है सबसे छोटा ऋणायन कौन सा होगा, तो सबसे छोटा ऋणायन कौन होगा F नेगेटिव होगा। कौन होगा भाई F नेगेटिव, F नेगेटिव इज करेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में अवधि का मान का संकेत क्या करता है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। द पीरियड किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट ऑप्शन एटॉमिक नंबर को, सेकंड ऑप्शन एटॉमिक मास को, थर्ड ऑप्शन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और फोर्थ ऑप्शन एजीमुथल क्वांटम नंबर को। तो याद रखना, कभी भी जो पीरियड होता है वो हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करेगा। किसको करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नाइट्रेट के गुणात्मक परीक्षण के दौरान बने भूरे छल्ले के सही रासायनिक सूत्र को प्रदर्शित करता है। जैसे इसका फर्स्ट ऑप्शन FeH2O का होल 5NO3 प्लस, FeH2O का होल 5NO का 1 प्लस, FeH2O का होल 5NO का 2 प्लस, FeH2O का होल 6NO का 2 प्लस। इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना, FeH2O का होल 5NO का 2 प्लस। इसका थर्ड आंसर इज करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा अम्लीय कौन है। फर्स्ट ऑप्शन फिनॉल, सेकंड ऑप्शन पैरानाइट्रोफिनॉल, थर्ड ऑप्शन एनिसॉल, फोर्थ ऑप्शन रिसोर्सिनॉल। ध्यान रखना, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, जे फिनॉल है भाई मेरे, जे OH है। फिर कह रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल ये वाला होता है OH, और यहाँ पर क्या होगा पैरानाइट्रोफिनॉल। फिर कह रहा है एनिसॉल, एनिसॉल क्या होगा, जे OH लगेगा। कहने का मतलब ये है जे क्या बोलते हैं NO2 माइनस आई ग्रुप कार्य करेगा यहाँ पर, और माइनस R ग्रुप कार्य करेगा। जब ये दोनों वर्क करते हैं तो इसकी अम्लीयता और ज़्यादा हो जाती है, जबकि फिनॉल की तो कम होगी। इधर एनिसॉल में प्लस आई ग्रुप रहता है तो इसकी तो वैसे ही कम हो जाएगी, और रिसोर्सिनॉल में भी क्या रहता है प्लस आई ग्रुप रहता है तो इसकी भी अम्लीयता कम रहेगी। इसलिए याद रखना, जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसकी अम्लीयता ज़्यादा होती है। कारण क्या होता है, -R इज ग्रेटर देन -I। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या देता है। मैंने लिख दिया एथिल अल्कोहल C2H5OH,
ठीक है। यदि मैं इसका ऑक्सीकरण करूँगा तो पहले तो बनेगा CH3 CHO। यदि मैंने दोबारा ऑक्सीकरण कर दिया तो बनेगा CH3 COOH। ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि मैं एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता हूँ तो क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे मैंने कह दिया मैं इसका रिडक्शन करूँगा अम्ल का, तो अम्ल का रिडक्शन करूँगा तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा। फिर एसिटाल्डिहाइड का ऑप्शन करूँगा तो क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसिटाल्डिहाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, जैसे NO2 प्लस है, नाइट्रोजन ने पहले से ही अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो यही एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। OH2 नहीं होगा, H2 नहीं होता है, इधर NH2 भी नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल, और इधर क्या दिया है लास्ट में NO, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। आंसर इस कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्न में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह नहीं दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन पिक्रिक एसिड, सेकंड ऑप्शन फॉर्मिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन टॉलोइक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, थैलिक एसिड। ध्यान रखना, पिक्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, पहली बात याद रखना, पिक्रिक एसिड ये होती है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पिक्रिक एसिड ही करेक्ट होगा। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH होता है। टॉलोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH होगा, मतलब बेंजीन पे हो जाएगा। फिर थैलिक अम्ल का क्या होगा, थैलिक अम्ल का ये होगा, ध्यान रखना, 2 COOH जुड़े होंगे इससे, ए भी यहाँ पे यहाँ पर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैक्टिक अम्ल का अणु क्या दर्शाता है। लैक्टिक एसिड इज ए मॉलिक्यूल विच शो, फर्स्ट ऑप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड ऑप्शन टॉटोमेरिज्म, थर्ड ऑप्शन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फोर्थ ऑप्शन मेटामेरिज्म। ठीक है, सबसे पहली बात तो याद रखनी चाहिए, लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है। लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3CHOOH। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होगा, ये वाला कार्बन क्या होगा, किरल कार्बन है, तो किरल कार्बन जब होगा तो वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो आंसर इस कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेथनॉल जाना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन रबिंग एल्कोहल के रूप में, ग्रेन एल्कोहल के रूप में, डीनेचर्ड एल्कोहल के रूप में, और वुड एल्कोहल के रूप में। जो मेथनॉल होता है वो वुड एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। ग्रेन एल्कोहल किसे कहते हैं, एथिल एल्कोहल को कहते हैं। डीनेचर्ड एल्कोहल किसे कहते हैं, एथिल एल्कोहल का ही रूप होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा न्यूनतम क्षारीय है। ध्यान रखना इस चीज़ को, सबसे जो क्षारीय इसमें सबसे कम पूछा है, और सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, सबसे अधिक क्षारीय होगा सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन के बाद में प्राथमिक एमीन, उसके बाद में टर्सरी, टर्सरी के बाद में इधर क्या दिया है, एनिलीन। तो एनिलीन जो होता है ना वो सबसे कम क्षारीय होगा। कारण क्या है इन सभी में, कि मतलब इसमें रेजोनेंस आ जाता है, रेजोनेंस के कारण इसकी क्षारीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, फोर्थ इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, प्रीडीन में नाइट्रोजन परमाणु है, मतलब प्रीडीन में नाइट्रोजन परमाणु पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन sp3, सेकंड ऑप्शन sp2, थर्ड ऑप्शन sp, फोर्थ ऑप्शन भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो प्रीडीन का सूत्र पता होना चाहिए, पहली बात ये है। ठीक है, यहाँ क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई कार्बन या नाइट्रोजन हो डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या आएगा, sp2 आता है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज एक केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पर सॉल्व होता है। गुड बाय।